नमस्कार। कॉफी विद कवि की आज की कड़ी में मैं अंजलि सिफर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दीप एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम की ओर से, तेजिंदर वालिया जी की तरफ से और हमारे आज के स्पॉन्सर आम्रपाली द ब्यूटीफुल रिजॉर्ट की तरफ से। आज हमारे साथ जो प्रसिद्ध कवियत्री पंचकुला से जुड़ी हैं वो न सिर्फ खूबसूरत शख्सियत की मालकिन है बल्कि उससे भी खूबसूरत उनका लेखन है। देश विदेश की यात्राएं कर चुकी हैं, उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सी संस्थाओं से सम्मानित हो चुकी हैं और अगर मैं उन्हें दोहा क्वीन कहकर बुलाऊं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज के कार्यक्रम में मैं हमारी दोहा क्वीन आदरणीय शारदा मित्तल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से। शारदा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अंजलि जी, और मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज का तेजिंदर वालिया जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इतना सम्मान दिया, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं शारदा जी कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें कि कहाँ आपका जन्म इत्यादि हुआ, शिक्षा वगैरह से संबंधित जानकारी। जी अंजलि जी, मेरा नाम शारदा मित्तल है। वैसे तो मैं पंचकुला की निवासी हूँ, पर आजकल काफी समय मुझे गुड़गांव में भी रहना पड़ता है। मेरा जन्म हुआ हरियाणा के भिवानी में जी, और मेरी शिक्षा मैंने सारी ग्रहण की है जालंधर से। क्या बात है। हाँ जी। और उसके बाद आप आजकल निवास पंचकुला में है या आप जैसे कुछ बता रही थी कि दोनों जगह मेरा आना जाना लगा रहता है जी, गुड़गांव और जालंधर, सेटलिंग बिटवीन द टू। और मैं आपके परिचय में देख रही थी कि अंग्रेजी में आपने पहले बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है, फिर अंग्रेजी में एमए किया है, तो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी में एमए, इन दोनों का क्या तालमेल, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पिताजी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो एक बहुत विद्वान शख्सियत थे जी। तो उन्होंने हमारे अंदर पढ़ने लिखने का ऐसा रुचि हमारे अंदर क्रिएट की। वो एक बड़ी अच्छी किताबें खरीद के लाते, फिर उनको पढ़ते और वो उसको इतना रुचिकर बनाकर हमें सुनाते कि हम जब तक उस पुस्तक को खत्म न कर लेते हमें चैन नहीं आता। तो वो पढ़ते पढ़ते कब लिखना शुरू कर दिया पता भी नहीं लगा। तो जब मेरे पिताजी देखते कि मैंने लिखा है तो वो इतने प्रभावित होते, तो उन्होंने कहा कि लिखो अपनी मातृभाषा में। परंतु हमेशा ये उन्होंने इंग्लिश में इसलिए एमए करवाया कि वो कहते विदेशी साहित्य जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग के दायरे बड़े होंगे, विस्तृत होंगे और आप ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। क्या बात, ये उनका सोचना था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत इफेक्टिव भी है जी। ये तो बहुत अच्छी उन्होंने बात सिखाई और आपको बहुत मेरे ख्याल से उनकी प्रेरणा रही। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये मैं जानना चाहूंगी, जो कि मेरा बहुत ही सबसे फेवरेट प्रश्न हर आने वाले मेहमान से होता है कि आज आपका जिस मुकाम पर सफर है उसका पहला कदम, पहला जो राह आपने पकड़ी, पहली रचना जब कभी लिखी वो कब, कौन सी कक्षा में या कॉलेज में या कब लिखी और कैसे साहित्यिक सफर शुरू हुआ। जी अंजलि जी, ये एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम 7वीं क्लास में 3 सहेलियां थी। 7वीं कक्षा जी, एक शारदा, सुनीता और नीलम, स्कूल में भी मशहूर होती थी हमारी टिकड़ी। तो हम लोग तीनों को पढ़ने का बहुत शौक था। हम किताबें इशू कराते या खरीदते और फिर शेयर करके पढ़ते, फिर उस पर डिस्कस करते। 7वीं क्लास में ही हमारी इतनी रुचि थी कि हम उसको डिस्कस भी करते। तो जो सुनीता है उसने हिंदी की एमए की है, वो पठानकोट में कॉलेज की प्रिंसिपल है इस टाइम। जब मैंने इंग्लिश की एमए की थी उन्होंने हिंदी की एमए की थी। तो उसने 7वीं क्लास में एक कविता लिखी। वो उसकी कविता देखकर मैंने भी उसके साथ साथ कविता लिखनी शुरू कर दी और वो कविता का सिलसिला ऐसा चला कि हमारी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक वो सब कविताओं के जरिए होने लग गया। अरे वाह, क्या बात है। ये कविताओं में नोक झोंक तो मैं शायद पहली बार सुन रही हूँ और वो भी 7वीं कक्षा में। तो क्या उस नोक झोंक से जुड़ी कोई याद, और आपके पास तो आपकी पहली कविता की याद हो तो मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप। अंजलि जी बहुत छोटी हैं वो, तो जब कभी लड़ाई हो जाती या एक दूसरे को रूठना मनाना होता था जी, तो सुनीता ने लिखा, दोस्ती तिनके हैं, दोस्ती तिनके हैं, मत खुला छोड़ो इतना कि बिखर जाए दुनिया के रेले में हम और तुम।
उसका जवाब मैंने कुछ इस प्रकार दिया। ये सुनीता जी ने लिखा? ये सुनीता जी ने लिखा और मैंने उसका जवाब दिया, क्या बात? तुम्हारी दोस्ती तो बंधन नहीं, तुम्हारी दोस्ती वो बंधन तो नहीं जो टूट जाए कसने से, ना ही वो तिनके हैं जो बिखर जाए खुला छोड़ने पर। क्या? और एक उस दौर की कविता मुझे याद नहीं है कि वो मैंने कब लिखी, पर वो मैं आप सबको, सारे दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। तुम आने वाले वक्त के मानिंद आए जिंदगी, तुम आने वाले वक्त के मानिंद आए जिंदगी में, गुजरे हुए लम्हों की तरह चले गए। क्या बात है? ये हालातों की नहीं अहम की मजबूरी थी, ये हालातों की नहीं अहम की मजबूरी थी। मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, पर वक्त कब रोके रुकता है, पर वक्त कब रोके रुकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपकी नोकझोंक रही। आपकी बात से मुझे भी अपनी एक सहेली की याद दिला दी। 8वीं कक्षा में मैं, अंजलि और एक सहेली गीतांजलि, हम दोनों एक ही रिक्शा से स्कूल जाते थे और एक हरिओम भैया की दुकान थी, वहाँ से किताबें किराए पर लेते थे, 25 पैसे किराए पर। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो एक एक किताब हम किराए पर ले लेते थे उसे स्कूल में निपटा देते थे, ब्रेक में। पढ़ाई के दौरान नहीं, कई बच्चे मुझसे गलत शिक्षा लेते, ब्रेक में निपटा देते थे और या फ्री पीरियड, गेम्स पीरियड में, और शाम को एक दूसरे से एक्सचेंज करके वो किताब अगले दिन जब लेकर जाते तो वो उससे बड़े शान से बोला, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। और जब हमने कहा हमसे दोनों पढ़ चुके हैं तो बोला, भाई तुम दोनों लड़कियां तो मेरा बहुत नुकसान करती हो। तो वाकई में ऐसी सहेलियां तो होना बहुत ही किस्मत की बात है। बहुत मजा आया आपकी ये नोक झोंक सुनकर। तो ये नोक झोंक से शुरू हुआ सफर आज जो है वो पुस्तक के प्रकाशन तक जा पहुंचा है। तो क्या ये सफर अनवरत रहा आपका या कोई उतार चढ़ाव आपने देखा लेखन के सफर में? ये 7वीं कक्षा से जो मेरा सफर शुरू हुआ था वो मेरा MA तक चला, शादी से पहले तक चला। और शादी के एक ऐसी जगह हो गई जहाँ बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। शुरू में तो मुझे पढ़ने लिखने का बहुत रहता अंदर से, पर वो मेरा नहीं चला। तो बीच में एक बहुत लंबा गैप, मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम 35 साल मेरे ऐसे गुजरे हैं जब मैंने किताबों की शक्ल भी नहीं देखी और एक अक्षर भी नहीं लिखा। जी, क्या बात। जी अंजलि जी। तो फिर उसके बाद किस तरह से पुनर्लेखन आपने आरंभ? ये एक बहुत भावुक और रुचिकर दोनों तरह का प्रश्न है कि मेरे जो सन इन लॉ हैं, जमाई हैं, वो IPS ऑफिसर हैं, उनकी SSP भिवानी में पोस्टिंग हुई। और भिवानी मेरा जन्म स्थान है। जी जी। उन्होंने हमें वहां पर बुलाया, इनवाइट किया, तो मैं अंदर से कुछ भावुक थी कि मैं आज उस भूमि पर जा रही हूँ जिससे मेरी जड़ें जुड़ी हैं, जहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी के आरंभिक 2 साल बिताए हैं और मेरे भाई का भी जन्म वहीं हुआ था, मेरे पिता की सारी परवरिश वहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ बहुत अटैच्ड फील कर रही थी और मैं बड़ी एक्साइटेड होके भिवानी गई। और मुझे वो याद था कि हमारा जो घर था वो करोड़ी मंदिर के पास था, एक चौराहा था जहाँ पर पीपल का बड़ का पेड़ था। तो मैंने ये सारी बात अपने पुलिस वालों को बताई और मैंने कहा कि मेरे को वो घर खोजना है। और उन्होंने सारा पता करके मेरे दादा के नाम से, पिता के नाम से उन्होंने वो घर ढूंढ लिया। जब मैं उस घर को देखने गई वो खंडर बन चुका था। पर मैं इतनी भावुक हो गई उस समय कि रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे, मैंने कागज उठाया, मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी और पेन, मेरी आंखों से अवरल आंसू बहते रहे और मैं लिखती गई। मैंने 5-6 पेज भर दिए अपनी डायरी के और फिर मैंने उसको मतलब कंपाइल करके मैंने भेजा कई जगह, कई न्यूज़पेपर में भेजा, मैगजीन में भेजा, और वो जहां भेजा वो छप गया। मतलब उसके अंदर भावों का वो प्रवाह था कि मेरे, हाँ बिल्कुल, मेरे परिवार ने भी पढ़ा तो वो भी सब भावुक हो गए और उन सब ने ये बोला कि दीदी आपने लिखना क्यों छोड़ दिया। सब मुझे ऐसे कहने लगे। और फिर एक दिन फेसबुक पे किसी नारी मंच से जुड़ी और उसके बाद ये सिलसिला फिर चल निकला। फिर उसके बाद मैंने मुखचंद कविताएं लिखनी शुरू की, जो पहले की थी उनको भी निकाला करा। जी। और अब ये सफर आपका दोहा प्रकाशन तक पहुंचा और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक बेहतरीन दोहा संकलन इनका शारदा जी का आ चुका है, मनवा भयो फकीर। तो ये आपकी पहली पुस्तक थी। तो वैसे तो हमें सभी अपनी पुस्तकें, सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, फिर भी पहली पुस्तक
का अनुभव ही मुझे लगता है बहुत ही अलग होता है हर एक लेखक के लिए। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा, किस तरह ये प्रकाशन में आई पुस्तक, दोहा लेखन की तरफ कैसे आप बढ़े? जी, मैं ये अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगी, क्योंकि ये एक पुस्तक ही नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े गैप के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था, और खासतौर से दोहे मैं लिखूंगी ये बात मैंने कभी नहीं सोची थी। मैंने अपनी मुक्त छंद कविताओं का एक संकलन, एक डायरी पूरी तैयार की, और मेरे भाई ने कहा कि दिनेश रघुवंशी जी देश के बहुत बड़े कवि हैं, आप उनको कविताएं दिखाएं अपनी, और फिर हम इसका प्रकाशन का सोचेंगे। तो मैं अपना वो सारा लेकर गई उनके पास, दिनेश रघुवंशी भैया के पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दोहे लिखिए। तो मैं एक बार तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई, दोहे तो कबीर जी ने लिख दिए, रहीम जी ने लिख दिए, अमीर खुसरो ने लिखे, तुलसीदास जी ने लिखे, हम क्या लिखेंगे, मतलब उनके दोहों के आगे हमें कौन पढ़ेगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा ठहरा कर समझाया कि एक मात्रिक छंद है जिसमें आपने अपने भावों को उसमें डालना है, मात्राओं के बीच में बांध कर लिखना है, और ये व्यक्ति से समष्टि की ओर जाना है। आपने कोई पर्सनल बात नहीं लिखनी, यूनिवर्सल बात ही इसके अंदर लिखनी है। तो उन्होंने इस विधा को मुझे सिखाया टिका कर, और मैंने बहुत डांट भी खाई। फिर जब मैं दोहे लिखने मैंने आरंभ किए तो मैंने सबको पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, कबीर जी को, अमीर खुसरो को, बिहारी जी को, रहीमन को, रसूल खान को, और रामायण को मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ा साहित्यिक दृष्टि से, और मैं एक एक पेज पर हैरान होती थी कि तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी बात लिखी है। इतनी प्रभावित हुई कि मैंने तुलसीदास जी पर एक दोहा लिखा, मैं आपको सुनाना चाहूंगी सभी दर्शकों को। कर्म बड़े हैं प्रीत से, कर्म बड़े हैं प्रीत से, मन में रख विश्वास, राम कथा लिख हो गए तुलसीदास। क्या बात है, क्या कहेंगे। तो राम कथा लिख हो, ये तो वो बात है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये मेरा संग्रह है, दोहा संग्रह है, बस ये ईश्वरीय चमत्कार ही है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, और मैं चाहूंगी आप कुछ दोहे इसमें से हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी। एक बवंडर सा उठे, एक बवंडर सा उठे, मन के भीतर रोज, मुझ में ही सब खोजता, खुद में भी कुछ खोज। क्या कहने, बहुत ही सुंदर दोहा। शब्द बड़े अनमोल हैं, अंजलि जी ध्यान दीजिएगा, शब्द बड़े अनमोल हैं, मत बोलो बिन तोल, कुछ भरते हैं जख्म को, कुछ देते हैं खोल। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन। साजन की मनुहार पर, जी, पति को भी कुछ श्रेय जाता है हमारे काम का। बिल्कुल बिल्कुल। साजन की मनुहार पर मैं जाऊं बलिहार, क्या बात, मैं उनको दुनिया दिखूं, वो मेरा संसार। बहुत ही। और कभी जब नोक झोंक हो जाए तब ऐसा भी लिखा जाता है, कैसे सुलझेगी भला, कैसे सुलझेगी भला, मन में उभरी गांठ, तुम तो पत्थर हो गए और भये हम काठ। क्या बात। एक नारी पर दोहा जो मुझे बहुत पसंद है, तन तक सीमित सब रहे, तन तक सीमित सब रहे, मन तक पहुंचा कौन, पीर समझता कौन है, कौन समझता मौन, कौन समझता मौन। क्या बात है, क्या बात है। जी अंजलि जी, बहुत ही सुंदर और एक अलग अलग रंग लिए हुए दोहे, और बहुत ही विधान युक्त, तो आप देख ही सकते हैं ही। तो बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। मैं भी आपसे गजल सीखना चाहूंगी ना, आप इतनी बड़ी गजलकारा हैं, आपकी गजलें एक से बढ़कर एक, हमेशा सुनती हो तो दो दो तीन तीन बार सुनने का मन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं तो आपसे आज इतना कुछ सीख रही हूँ। तो एक मुझे बहुत ही आपका शीर्षक जो आपने रखा, मनवा भयो फकीर, एक इतना दिल को छू लेने वाला, और इन 3 शब्दों में बहुत गहरी बात, मुझे लगता है कि ये एक चरण में आपने दोहा समाप्त कर दिया जैसे। तो बहुत ही सुंदर शीर्षक। इससे जुड़ी हुई हमें बताइए आपका अनुभव, ये कैसे आपने सोचा और
इसके साथ तो मेरा एक बहुत ही शानदार संस्मरण जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा हुआ कि बचपन में मैं मनोज कुमार जी की और संतोष आनंद जी की बहुत बड़ी फैन थी। मनोज कुमार देशभक्त थे और मेरे अंदर देशभक्ति बड़ी कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनके सभी गाने संतोष आनंद जी लिखते हैं, तो इसलिए मुझे उनके गाने भी बड़े भाते थे, देश प्रेम के भी, दूसरे भी, बहुत मतलब उम्दा मुझे उनकी रचनाएं लगती थी। तो जब मैंने ये दोहे लिख लिए तो मैं दिनेश रघुवंशी जी के पास गई कि मुझे भैया आपसे ही भूमिका लिखवानी है, क्योंकि ये किताब जो है ये आप ही की मेहनत का फल है, आपके ही मार्गदर्शन में लिखी गई है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसकी भूमिका लिखें। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे संतोष आनंद जी से मिलना है। तो मैं एकदम हतप्रभ हो गई कि संतोष आनंद जी से मिलना है। तो मैंने कहा कि भैया मैं भी दिल्ली जा रही हूँ, चलो मैं आपके साथ इकट्ठे चलते हैं। तो हम गए, उन्होंने मतलब मुझे भी साथ ले गए कि चलो आप भी मिल लो 5 मिनट, आप इतनी बड़ी फैन हो तो उनसे मिलने में क्या हर्ज है। मैंने सोचा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़े लड्डू फूट रहे थे क्या, मैं तो ऐसे किताब, मैंने कहा आज मेरी किताब को तो उनका भी आशीष मिल रहा है, देखो ये तो ईश्वर ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया। अगर मेरे इतनी बड़ी ब्रेक दी है जिसमें मैं नहीं कुछ कर सकी और मैं डिससेटिस्फाई रही, असंतुष्ट रही कि मैं जो मेरे मन की इच्छा है मैं वो पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो भगवान ने एकदम इतना मेरे लिए कर दिया। मैं ये सोच के हैरान थी जब मैंने उनके सामने अपनी किताब खोली कि मैं आपकी अपनी पुस्तक पर आपके आशीष वचन चाहती हूँ। तो उन्होंने पेज पलटे, उन्होंने कुछ दोहे भी पढ़े, दोहे पढ़ के उनका ध्यान जो था वो टाइटल पे आके अटक गया। उन्होंने इसको 4 बार बोला, मनवा भयो फकीर, मनवा भयो फकीर। फिर मुझे कहते कि मैं ऐसी थोड़ी लिख दूंगा, मुझे तुम्हारा ये टाइटल बहुत पसंद आया है, पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने होंगे। तो ये फकीर, फकीरी कहाँ से आती है, फकीर कौन होता है, दोहे पूछे उनके बारे में मेरे से, मतलब मेरे तुमने किस सोच के साथ लिखे वो जानने की उन्होंने चेष्टा की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये टाइटल है वो मुझे इतना पसंद है, मनवा भयो फकीर, तो मैं इसके ऊपर मैं आपको जरूर लिख के दूंगा। और उन्होंने जो मुझे लिख के दिया मेरी पुस्तक में है कि फकीरी जन्मजात होती है। तो ये देखिए मेरा सौभाग्य कि उनके शब्द मेरी किताब में परमानेंट छप गए, उनके शब्द परमानेंटली मेरे पास हैं, क्या बात, स्थायी रूप से मेरे पास, मेरे साथ में जीवन भर मेरे साथ रहेंगे, उनका आशीष मेरे साथ रहेगा। क्या कहने। और इसका टाइटल दोहा भी जिसका ये, हाँ वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी जी। प्रभु चरणों में रम गया, प्रभु चरणों में रम गया, मनवा भया फकीर, साथ कुबेरों का रहा, फिर भी रहा कबीर, फिर भी रहा कबीर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर ये दोहा, वाकई ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है ये दोहा जी जी। और इसी पुस्तक के विमोचन से संबंधित भी कुछ आप बता रहे थे कि एक बहुत ही रुचिकर संस्मरण रहा, मेरी पुस्तक को लेकर परिवार बड़ा एक्साइटेड था, बच्चे बड़े उत्सुक थे कि मम्मी ने किताब लिखी, क्योंकि अब इतने देर से तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो उनको एकदम से बहुत, हाँ, तो उनको लगा कि हमारी मम्मी ने पुस्तक लिखी है। तो मजाक मजाक में मुझे कहते कि आपकी पुस्तक का विमोचन तो फिर राज्यपाल जी से होना चाहिए। और मैंने उसको सीरियसली ले लिया। मैं अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पुस्तक पांडुलिपि लेकर चली गई, तब तो किताब तो छप के नहीं आई थी। अच्छा, आप उन्हें जानते भी नहीं थे? नहीं, मैं जानती भी नहीं थी। क्या बात है। हाँ जी, हमारे हरियाणा के उस राज्यपाल उस समय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी थे, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया, बड़े अच्छे से मुझे बिठाया और उन्होंने मेरी पांडुलिपि ली, ऐसे उसको पलटा, और यकीन मानो उन्होंने मेरे सामने, वो इतने विद्वान हैं, मैं इसीलिए मतलब मुझे था कि चलो मैं इनसे मिलके अगर मुझे ये मौका मिल रहा तो मैं इसको जाने ना दूं। तो उन्होंने जब 15-20 दोहे पढ़े, और खास तौर पे उन्होंने बड़ा स्ट्रेस देके 2 बार एक दोहा पढ़ा, वो दोहा भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। चाहे पढ़ गीता यहाँ, चाहे पढ़ कुरान, जीवन में जिसको जिया वो ही सच्चा ज्ञान। और आप यकीन मानोगे उन्होंने 2 बार ये पढ़ के उन्होंने याद कर लिया, उनको याद हो गया ये दोहा, और किताब का विमोचन करते हुए उन्होंने मंच से ये दोहा बोला। उन्होंने कहा कि मुझे दोहे इतने पसंद आए कि मैंने शारदा जी को उसी तुरंत हाँ कर दी किताब का विमोचन के लिए, और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मैं इस किताब का विमोचन कर रहा हूँ। और इस दोहा जब उन्होंने सुनाया तो पूरा हाल जो था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा
जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों में ही उस तालीम की गड़गड़ाहट को महसूस कर सकती हूँ। और वाकई बहुत खूबसूरत दोहा, मुझे भी याद हो गया कि चाहे पढ़ गीता यहाँ, चाहे पढ़ कुरान, जीवन में जिसको जिया वही सच्चा ज्ञान। बहुत बहुत आभार। क्या मैंने सही बोला? जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत दोहा, और इसी के साथ मैं आपको बहुत ही कम समय के लिए, इनफैक्ट जस्ट कुछ सेकंड के लिए छोड़ के जाऊंगी एक ब्रेक के लिए, और मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का ब्रेक के बाद कॉफी विद कवि में, स्पॉन्सर्ड बाय आम्रपाली द ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। और आप सब जानते हैं कि ये वक्त होता है ब्रेक के एकदम बाद का कवियों का कोना के लिए। पिछले हफ्ते के दिए गए बहुत ही खूबसूरत रिश्ते, बहुत ही खूबसूरत शब्द दादी पर हमसे जो जुड़े हैं, उनमें सबसे पहले हैं मेरे साथ दिव्या भसीन कोचर जी, जो कहती हैं कि हल्दी तुलसी फिट करी, लौंग हींग अरनी। आज देखिए दोहा क्वीन हमारे बीच में, तो दोहा ही हमारे पास सबसे पहले पहुंचा है। हल्दी तुलसी फिट करी, लौंग हींग अरनीम, दादी तेरे टोट के करते फेल हकीम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर दोहा। दिव्या जी, आपको बहुत बधाई, आपका दोहा बहुत पसंद कर रही हैं शारदा मैम। और इसके बाद जयपाल जी लिखते हैं कि वो कहते हैं, जयपाल जी जो हमारे पिछले हफ्ते मेहमान थे जिन्होंने विषय दिया था, वो चंद्रगुप्त कविताएं लिखते हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं दादी जी को दिखाई नहीं देता, वो कहते हैं दादी जी को दिखाई नहीं देता, पर घर में हर कोई क्यों दादी की नजर बचा कर निकलता है। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बड़ी गहन बात लिखी है। हाँ जी जी। और बेहतरीन गजलकारा, बहुत ही सुप्रसिद्ध कवित्री और गजलकारा हमारे बीच मधुमर नाम पटियाला से जुड़ी हैं। वाह वाह। उन्होंने वो शेर कहती हैं कि वो दादी के नुस्खे, वो नानी के किस्से, वो दादी के नुस्खे, वो नानी के किस्से, बचपन को इनका सहारा नहीं है। सही बात। वो दादी के नुस्खे, वो नानी के किस्से, बचपन को इनका सहारा नहीं है। और एक शेर और वो कहती हैं कि कौन मिलजुल के रहना सिखाए यहाँ जी, कौन मिलजुल के रहना सिखाए यहाँ, अब कहाँ घर में दादी और नानी रही। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मधु जी तो बहुत ही अच्छी गजलकारा हैं, मैं भी उनको नमस्ते करना चाहूंगी, सादर प्रणाम दीदी। और बहुत हमारा सौभाग्य है कि अक्सर मैं उनकी कविताएं, उनकी पंक्तियां मंगवा लेती हूँ अपने कार्यक्रम के लिए। बहुत अच्छी बात है ये तो। इससे पहले कि मैं अपनी दो पंक्तियां कहूँ, मैं चाहूंगी आप दादी पर कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, ये एक मुक्तचंद की कविता आज सुबह ही मैंने लिखी जी। आजकल बच्चों को मोबाइल में सिमटा देख अक्सर सोचती हूँ, आजकल बच्चों को मोबाइल में सिमटा देख अक्सर सोचती हूँ, याद करती हूँ वो मंजर। क्या बात है। अक्सर याद करती हूँ वो मंजर जब मैं छिप जाती थी दादी के आंचल में। वो समेट लेती मुझे बाहों में, दादी समेट लेती मुझे बाहों में, और मेरे अस्तित्व को अचानक मिल जाता आसमां सा विस्तार। क्या बात है। वो माँ डांट देती, माँ डांट देती, मैं लिपट जाती दादी की टांगों से, मानो एक कमजोर बेल को विशाल वट वृक्ष का सहारा मिल गया हो। दादी सिर पर हाथ फेरती और लगा देती आशीषों की झड़ी, दादी सिर पर हाथ फेरकर लगा देती आशीषों की झड़ी, मानो झुलसती गर्मी में सावन की फुहार ने राहत दे दी हो। कभी मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ता, कभी मम्मी पापा को कहीं जाना पड़ता, मैं दुबक जाती दादी की गोद में, और वो गोद बन जाती दुनिया का सबसे महफूज बंकर। उनसे मिला उनसे जो लाड प्यार, जो संबल, जो विश्वास, जो मनोबल, संस्कार मिले, सोचती हूँ आज अलग रहने वाले बच्चों को कहाँ से मिलेंगे, आज अलग रहने वाली पौध कहाँ से पाएगी, दादा दादी की अनुपस्थिति में वो प्यासी रह जाएगी, वो प्यासी रह जाएगी। क्या कहें, क्या कहें, बहुत ही निशब्द हूँ मैं। बहुत ही प्यारी पंक्तियों में आपने ये अपनी बातें कही, और छंदमुक्त कविता में
वाह, बहुत ही बेहतरीन। और शारदा मैम, मैं भी दो पंक्तियां अपनी होस्ट होने का स्वागत है अंजलि। तो दादी और नानी पे एक गजल के मेरे दो शेर कुछ यूं हुए थे कि मतलब यूं हुआ था कि बुढ़िया गूगल सी सयानी क्या बात है अभी तक गांव में। वाह, बुढ़िया गूगल सी सयानी, गूगल आज की उपज नहीं है। बुढ़िया गूगल सी सयानी है अभी तक गांव में, कहते थे सब जिसको नानी है अभी तक गांव में। और नींद आ जाती थी जिसको सुनते सुनते ही सिफर, नींद आ जाती थी जिनको सुनते सुनते ही सिफर, दादी नानी की कहानी है अभी तक गांव में। बहुत सुंदर अंजलि जी, क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी। बहुत शुक्रिया। जी। और मैं आपसे अब यही पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने छंद मुक्त कविता सुनाई कि दोहे तो हमने आपके सुने ही हैं, कमाल और बहुत ही माने के दोहे। और किस किस विधा में आप लिखती हैं? जी, मैं गीत भी लिखती हूँ और मुक्तक भी, और अब गजल लिखने के प्रयास में हूँ, तो उसके लिए मैं आपकी जरूर मदद लूंगी। जी, कभी भी किसी भी वक्त। और मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत जल्द अगर अगला सीजन हम करेंगे और उसमें आपको फिर से आमंत्रित करेंगे तो आपकी गजल बिल्कुल, मैं आपको गजल सुनाऊंगी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को फिर एक गीत और मुक्तक वगैरह कुछ सुनाइए। तो मैं एक देश प्रेम का गीत सुनाना चाहूंगी जो मेरा बहुत फेवरेट है। जननी जन्मभूमि का, जननी जन्मभूमि का हम मिलकर कर्ज चुकाएं, विश्व विजयी तिरंगा अब हम घर घर में फहराएं, घर घर में फहराएं। समय आ गया भेद भुलाकर आपस के हम सारे, समय आ गया भेद भुलाकर आपस के हम सारे, कण कण में व्यापित कर दें भारत माँ के जयकारे। विगत में जो भी हुई हैं भूलें, विगत में जो भी हुई हैं भूलें अब उनको बिसराएं, जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं। इम्तिहान की घड़ियां हैं ये साथी सजग रहेंगे, इम्तिहान की घड़ियां हैं ये साथी सजग रहेंगे, वतन की खातिर सहने हो तो सारे कष्ट सहेंगे, वतन की खातिर सहने हो तो सारे कष्ट सहेंगे। अपने भीतर के सैनिक को, मेरा ये मानना है कि हम सबके भीतर भी एक सैनिक होता है, देश प्रेम की भावना होती है। अपने भीतर के सैनिक को हर पल सजग बनाए, जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। वतन की खातिर शहीद हुए जो उनका गुणगान करेंगे, वतन की खातिर शहीद हुए जो उनका गुणगान करेंगे। स्वप्न अधूरे हम अपने वीरों के पूर्ण करेंगे, स्वप्न अधूरे हम अपने वीरों के पूर्ण करेंगे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, मिलकर के दोहराए जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। विश्व विजयी तिरंगा अब हम घर घर में फहराएं, जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। बेहतरीन गीत, बेहतरीन गीत। एक मुक्तक मैं आपके सामने रखती हूँ। गरीबों की यहाँ तकदीर बदलूं ऐ मेरे मालिक,
गरीबों की यहाँ तकदीर बदलूं ऐ मेरे मालिक, सितम की तोड़ हर जंजीर निकलूं ऐ मेरे मालिक, सितम की तोड़ हर जंजीर निकलूं ऐ मेरे मालिक। मुझे शक्ति परों में हौसला विश्वास दो मन में, मुझे शक्ति परों में हौसला विश्वास दो मन में। मैं अपने देश की तस्वीर बदलूं ऐ मेरे मालिक, मैं अपने देश की तस्वीर बदलूं ऐ मेरे मालिक। जी अंजलि जी, क्या कहने, आपकी हर विधा पर बहुत ही बेहतरीन पकड़ है, बहुत अच्छे आपने दोनों रचनाएं, वाकई बाकमाल। और मैं अब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शारदा जी बहुत सी संस्थाओं से सम्मानित हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य हैं संस्कृति के सारथी द्वारा हिंदी रत्न सम्मान, भारतीय साहित्य संगम तथा एलिया न्यूज द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति द्वारा इंडिया आइडल अवार्ड आपको मिल चुका है और मिशन न्यूज द्वारा सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं, श्री सनातन विद्यापीठ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा नारी सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। द लिस्ट इज नेवर एंडिंग एंड मैं इनको बहुत बधाई देती हूँ कि आप इतने सारे सम्मान आपको मिले हैं और भी मिलते रहें। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, जिसकी वजह से मैं हमेशा ये प्रश्न उठाती हूँ, कि कौन सा सम्मान आपके दिल के बहुत करीब है या जिससे आपको बहुत ऊर्जा मिली, उत्साह मिला। जैसे मुझे जो आज बहुत ऊर्जा मिल रही कि मैं आप ही से इतनी गुफ्तगू कर रही हूँ और आपने इतना मेरा उत्साहवर्धन किया। आप किस सम्मान को सबसे ज्यादा नजदीक से? मैं अंजलि जी आपको बताना चाहूंगी कि मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ, सुखद लगा, वो आश्चर्य बड़ा सुखद लगा कि सरिता खुराना जी जो सबसे पहला जी टीवी पर कुकरी शो हुआ था संजीव कपूर जी द्वारा, तो उनको कुकरी कवीन का अवार्ड मिला था। तो ये जी और वो तो बड़ी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उनको लगातार वो बहुत सारे कार्यक्रमों में जज बन के जाती हैं। वो बहुत एक रिप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका पढ़ा है, फेसबुक पर देखा है और मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे विशेष रूप से जब बुलाया और सम्मान दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी सरिता दीदी मेरे साथ बात करती रहती हैं, तो मतलब मेरे तार उनके साथ जुड़ गए हैं। मतलब उस सम्मान से मुझे ये अनुभूति हुई कि खाली साहित्य के क्षेत्र वाले लोग ही नहीं, अभी तो दूसरे क्षेत्रों से जो लोग हैं वो भी पढ़ते हैं तो वो भी तारीफ करते हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि संस्थाओं से तो एक सम्मान मिलना एक अलग बात है, लेकिन जो सम्मान हमारे पाठकों से हमें मिलता है और खास तौर पर जो साहित्य से जुड़े हुए नहीं है, अगर उनके दिल को हमारी बात छू जाए तो शायद लेखन सचमुच, इसीलिए मुझे बहुत वो अवार्ड मेरे दिल के सबसे करीब है। वाकई बिल्कुल। शारदा जी, मैं देख रही थी कि आपके दोहे बहुत ही अलग अलग विषयों पर हैं, आपने इनको विषयों के अनुसार विभाजित भी किया हुआ है। तो ये विषयों का चुनाव किस तरह से आप करती हैं? कुछ खास कोई विषय आपके दिल के करीब है या किस तरह से आप विषयों का चुनाव करती हैं? और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप कुछ और दोहे अलग अलग विषयों पर भी जरूर सुनाएं। विषयों का चुनाव कभी मैंने विशेष रूप से नहीं किया, जो मन में भाव आ जाते हैं तो उन्हीं को मैं लिख देती हूँ। उसके बाद जब मैंने तकरीबन 450 के करीब दोहे लिख लिए थे, तब मुझे लगा कि अगर मैं पुस्तक में ये सीधे सीधे दूंगी तो शायद किताब उतनी अपील नहीं करेगी, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने उनको 21 सेगमेंट में बांटा। उसको जैसे माता पिता पर बांटा, विरासत पे, फिर किसान पे, देश प्रेम पर, प्रेम, विविध है ये बिल्कुल। इस तरह से बांटकर मैंने उसकी तस्वीरें भी खुद बनाई। उसको किताब को रोचक बनाने के लिए मैंने उनकी तस्वीरें भी बनाई। आपने खुद बनाई? बिल्कुल, मैंने खुद बनाई। मैंने इंटरव्यू के दौरान ये तो आपका मैंने ऑयल पेंटिंग में कई अवार्ड जीते हैं और बहुत सारे बच्चों को सिखाई भी है, टेक्सटाइल पेंटिंग भी और विशेष रूप से ऑयल पेंटिंग। तो मैं कहूँगी एक होती है शब्दों की मुसव्विरी और एक होती है रंगों की। तो आप जैसे मैं आपको एक खास तौर पे दिखाना माहिर हैं आप। तो मैं विशेष रूप से आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से मैंने
मैंने सोचा कि कोई और मेरे विचारों को तस्वीरों में नहीं ढाल पाएगा, तो मैं उसको इस तरीके से मैंने उसको पकड़ा कि जैसे शब्द ज्ञान, शब्दों पर मैंने जो लिखा है, तो शब्द जैसे ये अंतरिक्ष है और इसके अंदर अंतरिक्ष के अंदर जो आवाजें हैं, जो साउंड है, वो भी एक शब्द रूप ही है ना। वहीं से हमने शब्दों को पकड़ा, उन आवाजों से, पक्षियों की आवाजों से, है ना। तो और यहाँ पर ये सुर भी गए हैं, संगीत, शब्दों से संगीत पैदा हुआ जी। तो मैंने इसको अपने मतलब भावों को किस तरह से, जो मेरे दोहे हैं उनमें क्या भाव है, उसी रूप में मैंने इन तस्वीरों को दिया। साक्षात्कार अधूरा रह जाता अगर आपका ये जो रूप है हम नहीं देख पाते, तो जरूर कुछ दोहे आप अलग अलग विषयों पर सुनाइए। मैं अपने पिताजी को एक दोहा समर्पित करती हूँ। नींव धरी जो आपने, नींव धरी जो आपने, आज हुई साकार, शब्द सुमन अर्पित करूं, पिता करो स्वीकार। और माँ पर एक दोहा है, माँ पूजा माँ अर्चना। जब तक माँ की बात ना करो तो मुझे लगता है कार्यक्रम भी अधूरा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ माँ का ही प्रताप है जी। माँ ने, माँ पूजा माँ अर्चना, क्या बात, माँ पूजा माँ अर्चना, माँ ही एक अजान, धरती से अंबर तलक, माँ के कौन समान। और एक दोहा अपने गुरु को समर्पित करती हूँ, बिना गुरु कृपा यहाँ, बिना गुरु कृपा यहाँ, किसको मिलता ज्ञान, गुरु के ही आशीष से जीवन होत विहान, गुरु के ही आशीष से जीवन होत विहान। क्या। और एक दोहा आज के मानव पर, मानव में मानव यहाँ, गौर फरमाइए अंजलि जी, मानव में मानव यहाँ, मानव करे तलाश। मानव का देखिए रूप, मानव में मानव यहाँ, मानव करे तलाश, सूखे वन में कब भला, खोजत मिले पलाश, खोजत मिले पलाश। क्या बात, मानव का तो हो गया जी, मानव का तो हो गया अंबर तक विस्तार, आदमी चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, मानव का तो हो गया अंबर तक विस्तार, मानवता बस दिख रही बेबस और लाचार। क्या बात, क्या बात। एक बेटी पर सुनाना चाहूंगी जी, नारी पर, विशेष रूप से नारी पर। पूजन लक्ष्मी का करें, पूजन लक्ष्मी का करें, नारी का अपमान, युग बदले बदला नहीं, आज तलक इंसान, आज तलक इंसान। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर दोहे आपने अलग अलग विषयों पर, रिश्तों पर और बहुत ही गहराई लिए हुए, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर दोहे आपने सुनाए। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका, अपने सभी दर्शकों की तरफ से भी, क्योंकि वो भी बहुत, मुझे लगता है कि उन्हें पसंद भी आ रहे होंगे और वो लाभान्वित भी हो रहे होंगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप किसी संस्था से भी जुड़े हैं और किस तरह से आपको लगता है कि उसका उद्देश्य या कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं जुड़ी हुई हूँ महिला काव्य मंच से, चंडीगढ़ ट्राई सिटी की अध्यक्ष हूँ। क्या बात है। तो सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ये लगा, इसके संस्थापक हैं पटियाला से नरेश नाथ जी। तो उन्होंने महसूस किया कि अगर मंचों पर कविता पढ़ी जाती है तो 10 कवि होते हैं या 10 कवि होंगे तो उसमें से 8 मेल होंगे और 2 ही कवित्रियां होंगी मंच पर। तो उनको लगा कि मेरे को महिलाओं को एक मंच देना है, तो उन्होंने महिला काव्य मंच की स्थापना की। और मैंने देखा कि अगर हम इसके साथ जुड़े तो बहुत सारी महिलाएं और जो कई सालों से घर के काज में ही व्यस्त थी, वो भी निकल कर आई हैं, उनकी प्रतिभा निकल कर आई है, उनको मंच मिला है, उनका लेखन बहुत इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये इस तरह से मुझे इस मंच के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है जी। वाकई बेहतरीन मंच है जी। और इसकी शाखाएं मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि भारत के 28 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं और विदेशों में 20 इसकी शाखाएं बन गई हैं जी। मेरा भी शुरुआती जो जिसे कह सकते हैं कि जिसे गति मिली लेखन को, बिल्कुल महिला काव्य मंच से जुड़कर मिली। वाकई बेहतरीन मंच है महिलाओं के लिए। जी जी। तो बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर और
और भी जो भी लिखना चाहते हैं और महिलाएं खासतौर पर जो जुड़ना चाहते हैं जो जुड़े महिला काव्य मंच से। मैं आपका जब परिचय पढ़ रही थी शारदा जी, तो मैं देख रही थी कि आपने बहुत से विदेशों की यात्राएं की हैं। मैं गिन रही थी, गिनते गिनते मैं थक गई। 24-25 मेरा ख्याल 25 से अधिक देशों की आपने 28 हो गए हैं अभी 28 हो गए हैं यात्राएं की हैं। तो बहुत ही सुखद रहा होगा यकीनन आप बहुत जाकर हमारा बहुत ज्यादा हमें उत्साह मिलता है। मेरी जैसे कि इंदिरा जी ने राकेश जी से पूछा था कि चांद से भारत कैसा लगता है, तो मैं भी कुछ ऐसी बात आपसे पूछूंगी कि इतने देशों का भ्रमण करके भारत आपको कैसा लगता है। तो मैं इस पर आपको अपना दोहा ही सुना देती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। सारी दुनिया घूमकर होता ये एहसास, ना भारत सा देश है ना इसका इतिहास। तो भारत का मुकाबला तो मेरे लिए कोई दुनिया में कोई और जगह कर ही नहीं सकती। घूमना तो मेरी घुमक्कड़ प्रवृत्ति है। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत घूमूं, विश्व को एक्सप्लोर करूं और फिर बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रैवल लोग लिखूं। तो ये मेरी मंशा है। बहुत ही बेहतरीन, आज बहुत ही उम्दा साक्षात्कार मैं कहूँगी ये रहा। और हाँ, हमारे दर्शकों को अगले हफ्ते के लिए उन्वान जरूर दीजिए, वो कवियों का कोना के लिए क्या शब्द आप देना चाहेंगे? शब्द तो मुझे लग रहा है अंजलि जी आप शब्द तो हमेशा देती हैं, तो इस बार कुछ हम बदल दें इसको थोड़ा सा नया। मैं चाहती हूँ कि आप इस बार विधा दीजिए। मैं चाहती हूँ आप इस बार विधा दीजिए, दोहा दे दीजिए, क्योंकि मुझे साहित्य के क्षेत्र में दोहा के रूप में ही जाना जाता है। तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों से आप दोहे मंगवाएं। क्या बात है, क्या कहने। और तो इस बार कुछ बदलाव आया है। वो बदलाव ये है कि इस बार कवियों का कोना के लिए शब्द नहीं विधा दे रही हैं हमारी दोहा क्वीन आपको। और विधा है दोहा, जाहिर है। तो अच्छे अच्छे दोहे हमें लिख भेजिए। हालांकि हमारे बहुत से साथ जो जुड़े हुए हैं वो दोहे कहते हैं, बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं। आज दिव्या जी का मैंने सुना, बहुत अच्छा। जी। तो अगले हफ्ते के लिए विधा है दोहा, किसी भी विषय पर दोहा एक हमें लिख भेजिए। और इसी के साथ वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी दीप एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से, स्पॉन्सर रोहित जैन जी की तरफ से और एमडी सत्येंद्र वालिया जी की तरफ से, और खास तौर पर अपनी तरफ से आदरणीय शारदा मित्तल जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया। इतनी सुंदर सुंदर हमें बातें बताई, संस्मरण सुनाए, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश जो चलते चलते देना चाहेंगी? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आजकल बहुत पटल, बहुत मंच बन गए हैं, जिसके अंदर भी लेखन की प्रतिभा है वो जरूर बाहर लेकर आए। और पर साथ में मेरा ये भी कहना चाहती हूँ कि जल्दी से छपने की कोशिश ना करें। अपनी रचनाओं पर अच्छे से ध्यान दें। जो विधा, जिस छंद में आप लिखना चाहते हैं उस विधा को सीखें। गजल लिखनी है, गजल की विधा सीखें। दोहा लिखना है, दोहे की विधा सीखें। और उसके साथ साथ अच्छे लेखन के लिए मेरा ये मानना है कि अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। खाली आप व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ के नहीं अच्छा सीख सकते, आपको अच्छी किताबें भी पढ़नी होंगी। आप मेहनत करें, रंग जरूर आएगा। क्या बात है। जैसे को आपको याद होगा पिछले एपिसोड में भी मैंने यही बात नोटिस की थी कि हर लेखक मेहमान जरूर इस बात पर जोर देता है कि अच्छा पढ़ें, चाहे आप लेखक हैं या सिर्फ पाठक हैं। अच्छी पुस्तकें सबसे अच्छी साथी हैं। तो अब मैं सम्मानित करना चाहूंगी हमारे आज की मेहमान को। शारदा जी, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे धन्यवाद अंजलि जी, समय दिया। धन्यवाद सभी दर्शकों का, तजिंदर वालिया जी का, विशेष रूप से अंजलि जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण भेजा और इनवाइट किया। जी नमस्कार। चलते चलते आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ खलील जिब्रान जी के बहुत ही सुंदर विचार के साथ। वो कहते हैं, जब आप आनंदित हों तब अपने हृदय में गहराई से झांक कर देखिए और आप पाएंगे कि वही चीज जो आज आपको आनंद दे रही है उसने पहले कभी आपको दुख दिया था। और जब आप दुखी हो तब अपने हृदय में पुनः झांक कर देखिए और तब आप पाएंगे कि वास्तव में जिस चीज के लिए आप आज रो रहे हैं वो कभी आपका आनंद रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत इस बात के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है एक और नए कवि के साथ, और अब आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।